हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी 2 पार्ट में कंप्लीट कर ली, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री। तो ये हमारे एचएस रिवीजन में सेकंड क्लास है ऑफ क्लास 7th। क्लास 6 की हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली और आफ्टर हिस्ट्री वी विल ट्राई टू कवर इकोनॉमिक्स एज वेल एज पॉलिटी, और साथ में हम ज्योग्राफी भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो सबसे पहले लिखा होता कार्टोग्राफर, ये जो मैप को बनाता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, अल अदरीसी। इसने इंडिया का जो मैप है वो बनाने की कोशिश की थी। फिर मिनाज सिराज, ये बेसिकली एक वर्ड है फॉर एरिया ऑफ पंजाब और हरियाणा। जो लैंड थी गंगा और यमुना की, उसको मिला के मिनाज सिराज भी बोला जाता था। डोमिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था उसको भी मिनाज सिराज में कंसिडर किया जाता था। ये बेसिकली सल्तनत जो थी बट नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। तो मिनाज सिराज में कौन सा पार्ट नहीं था? साउथ इंडिया। अमीर खुसरो जो था उसने वर्ड यूज किया था हिंद। तो आपसे पूछे हिंद वर्ड किसने यूज किया? अमीर खुसरो। आइडिया ऑफ इंडिया ज्योग्राफी एंड कल्चर एग्जिस्ट, उसने बताया था कि इंडिया का जो आइडिया वो एग्जिस्ट कर रहा था उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से, बट नॉट हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जैसा कोई वर्ड नहीं था। फॉरेनर जो थे मेडिवल इंडिया में, पेपर मोर चीपर, उस टाइम में पेपर ज़्यादा चीप हो गया था एंड यूज्ड वाइडली अवेलेबल, और जगह भी अवेलेबल था। नॉट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड द कल्चर, जो मेडिवल फॉरेनर जो थे मेडिवल पार्ट में, नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द कल्चर, वो जस्ट फॉरेनर की तरह ही रहते थे। ये बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलर इनको कंसिडर किया जाता था। उसके बाद अर्चीव्स क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट को जहाँ पे स्टोर किया जाता है। मिनिएचर, इसमें 10.5 सेंटीमीटर टू 7.1 सेंटीमीटर की जो पिक्चर वगैरह लिटिल फ्रेम में बनाई जाती थी। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी, ये 1356 में इसने क्या किया था? फर्स्ट क्रॉनिकल वर्क जो ट्राई किया था, और 2 साल बाद इसने फिर से इसको ट्राई किया। तो 1356 में अगर क्रॉनिकल अगर पूछे क्रोनोलॉजी किसने ट्राई की थी? जियाउद्दीन बर्नी। पर्शियन व्हील का भी इसमें यूज था। मेडिवल इंडिया में स्पिनिंग व्हील भी थी, वीविंग के टाइम में भी, और फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट। पोटैटो, कॉर्न, चिल्ली, टी, कॉफ़ी एंड ये सब अराइव हो चुकी थी। और जो राजपूत वर्ड था ये बेसिकली राजा का पुत्र, इस टाइप से कंटेक्स्ट में यूज होता था। बाद में इसको क्षत्रिय के साथ कंटेक्स्ट कर दिया गया। 8 to 14 सेंचुरी मोर अप्लाई टर्म कौन सा हो गया था इन पे? क्षत्रिय वर्ड ज़्यादा यूज करते थे। जिस किसके लिए करते थे? सोल्जर्स, कमांडो, इन सब के लिए। जो मराठा, सिख और जाट थे, और अहोम और कास्ट, ये सब एक कास्ट थी। तो अगर आपसे पूछिए सब क्या थी? एक कास्ट ऑफ स्क्राइब एंड आई थिंक सोल्जर थे, इस टाइप से। फिर मोर डिफ्रेंशिएट हो गई थी कास्ट वगैरह इनटू जाति एंड सब कास्ट एंड रैंक। रैंक जो थी वो बेसिस ऑन द बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, और जो रैंक थी उसको नॉट फिक्स्ड, रैंक जो थी वो फिक्स नहीं थी, बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थी, और फिक्स नहीं थी, वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर। जाति जो थी, दिस टर्म फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो जाति वर्ड है ये बेसिकली अपना रूल और रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर सकती थी। अलग कंटेक्स्ट में यूज है, आज की जो जाति है उसके साथ कंफ्यूज ना करें। टू मैनेज कंडक्ट देयर मेंबर्स, दिस रेगुलेशन एनफोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ द एल्डर्स। तो जो एल्डर्स की असेंबली थी वो जाति को कंट्रोल भी करती थी। डिस्क्राइब जाति इनटू जाति पंचायत। जाति पंचायत ऑल्सो टू फॉलो विलेज रूल, विलेज के रूल जो थे वो जाति पंचायत को भी फॉलो करने पड़ते थे, और जाति को भी। सेवरल विलेज रूल्ड बाय द चिफ्टन एंड द गवर्नमेंट। उसके बाद बताया गया कि बलबन जो थे इसका वास्ट एम्पायर था, और इसने बंगाल वगैरह में भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी यूज की थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, और इस जगह इसने अपनी आर्मी भी भेजी थी। तो इसकी जो एक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी उसके लिए फेमस था। और अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पावरफुल किंग, तो या तो आप अलाउद्दीन खिलजी के कंटेक्स्ट में कहेंगे या फिर बलबन के कंटेक्स्ट में। फिर जो 2-3 वर्ड थे कि मरलिक अल अबसर, ममलिक अल अमसर, ये सब कौन थे? इन्होंने इजिप्टियन सोर्स थे, जिससे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलती है। फिर आमिर खुसरो ने 1318 में डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे रखी थी, और नोट संस्कृत। इसने बताया कि संस्कृत हर कोई यूज नहीं कर सकता था, ओनली बाय द ब्राह्मण। तो हमने पहले भी देखा था ऑर्डिनरी पीपल आर जनरली टॉक इन प्राकृत, और प्राकृत लैंग्वेज वो बोलते थे, और संस्कृत बेसिकली ब्राह्मण के कंटेक्स्ट में थी।
पैट्रोन ये सब आपको पता है कि किसी को सपोर्ट देना। शिया, शिया बेसिकली जो प्रोफेट मोहम्मद थे उसके सन इन लॉ थे, उनमें जो बिलीव करेंगे उनको शिया मुस्लिम बोलेंगे। और सुन्नी कौन थे? जो अथॉरिटी ऑफ द लीडर ऑफ द खलीफा। ये बेसिकली हम कहें जो प्रोफेट मोहम्मद के कंटेक्स्ट में 19th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था इंडिया को इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन। तो यहीं से इंडिया का जो डिवीजन था वो ज़्यादा शुरू हो गया था। इससे पहले इंडिया में जो नेशनल या फिर यूनिटी की अगर हम बात करें वो ज़्यादा थी। फिर चैप्टर सेकंड, इसमें बेसिकली अगर आपसे पूछे तो जो पाल या फिर पलाज जो थे वो बंगाल में थे, जो डायनेस्टी थी। चोला वगैरह हमारी आंध्र प्रदेश की साइड थी। पांड्या बिल्कुल आपके तमिलनाडु में थे और चेरा आपके केरला वाले साइड थे, केरला और बेंगलोर। फिर इसमें था सामंत। सामंत बेसिकली क्या है? पावर एंड वेल्थ के कंटेक्स्ट में यूज होता था। और इसमें अगर ज़्यादा अगर पावर एंड वेल्थ है तो उसको महासामंत बोलते थे। और इसको एक वर्ड था कि महामंडलेश्वर, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्किल। उसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, राष्ट्रकूटा इन डेक्कन। ये बेसिकली क्या थे? एक महासामंत थे और महामंडलेश्वर। इनिशियली सबॉर्डिनेट ऑफ द कर्नाटका के जो चालुक्य थे उनके सबॉर्डिनेट थे। 8th सेंचुरी में दंती दुर्गा ने इसको फाउंड किया था। किसको हरा के? चालुक्य को हरा के। उसके बाद इन्होंने परफॉर्म किए थे रिचुअल्स लाइक हिरण्यगर्भ। इस टाइप की रिचुअल अगर आपसे पूछे तो एसोसिएटेड विद द दंती दुर्गा या फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी। देन रिचुअल्स बाय ब्राह्मण फॉर रिबर्थ। तो ब्राह्मण का जो इन्फ्लुएंस था वो इन द 7th और 8th सेंचुरी अच्छा खासा देखने को मिला था। जो केव नंबर 15 है एलोरा की, इसमें जिक्र है विष्णु, जो विष्णु भगवान है एज नरसिंह। और केव 15 में जो है उसमें राष्ट्रकूटा का वर्क भी देखा गया है। आर्ट एंड कल्चर में हम अच्छे से देखेंगे कौन कौन सी केव कौन कौन से रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो महाधिराज बेसिकली ग्रेट किंग या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग, महाधिराज। फिर तिरुभुवन, ये बेसिकली चक्रवर्ती मतलब इसका था कि लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। तो अगर आपसे पूरे तिरुभुवन चक्रवर्ती तो लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। ऑल्सो शेयर्ड पावर विद सामंत। तो इन्होंने राष्ट्रकूटा ने अपनी जो पावर थी वो सामंत के साथ शेयर की थी। रिवेन्यू लेते थे ट्रेडर्स से, रेंट फ्रॉम अदर्स, अदर लोगों से रेंट भी लेते थे। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार आ सकता है कि 400 टाइप ऑफ टैक्सेज। ये कहाँ बात की गई थी? इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज। तो चोला के जो इंस्क्रिप्शन है या फिर अभिलेख है उसमें 400 टाइप के टैक्स की बात की गई है। फिर एक व्यक्ति वर्ड आता है या फिर विस्ती अगर हम बात करें स्पेशली तो ये फोर्स्ड लेबर के कंटेक्स्ट में यूज होता था। फिर था कडामाई। कडामाई मतलब लैंड रिवेन्यू के कंटेक्स्ट में। तो कदामाई और वेस्ती ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक था कि ऑल्सो टैक्सेज ऑन द थैचिंग ऑफ हाउस, यूज ऑफ लेडर टू क्लिम्ब, पाम ट्री पे भी ये लोग टैक्स लेते थे। फैमिली के प्रॉपर्टी सेस पे भी ये टैक्स थे। टैक्स कलेक्शन जो था वो हेरिडेटरी पोस्ट पे था। फिर आता है नागभट्ट जो कि गुज्जर प्रतिहार आई थिंक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, तो रूलर ऑफ कन्नौज के थे उनके खिलाफ इनकी विक्ट्री थी। डिफीटेड ए किंग को हराया था वंगा ऑफ बंगाल, इन्होंने हराया था गुजरात के अनर्ता को भी, मालवा में जो एमपी में जो मालवा थे उनको भी, और किरत जो फॉरेस्ट पीपल थे उनको भी इन्होंने डिफेट किया था। फिर जो टर्किश इन्फ्लुएंस था इनके टाइम में था, और वत्सा मत्स्य ये राजस्थान का एरिया था। फिर ग्रांट्स टू ब्राह्मण रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट। तो अगर आपसे पूछे कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था? कॉपर प्लेट पे। विच गिवर टू दोज रिसीव लैंड, तो उस पर उनका नाम लिखा जाता था। तो आज के टाइम में भी जब हम प्लेट वगैरह पे भी नाम लिखवाते हैं तो उस कंटेक्स्ट में आप याद रखना। देन कश्मीर के बारे में अगर हम देखें तो इसका जिक्र है कलहण की जो राजतरंगिणी थी। तो अगर कश्मीर की स्टोरी की बात करें तो कलहण की राजतरंगिणी में बात थी। फिर ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल, पल पर राष्ट्र, पला प्रतिहार और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बीच ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल था। उसके उस टाइम आपका सुल्तान का जो इन्फ्लुएंस था, सॉरी ये आपका अलग कंटेक्स्ट में दिया हुआ एनसीईआरटी में कि सुल्तान जो था ये एक अरेबिक टर्म है, इसका मतलब है रूलर। फिर गजनी 1997 टू 1030 के बीच में रहा था, अफगानिस्तान से आया था, एक्सटेंड नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। इसके साथ अलब्रूनी भी आया था, इसने लिखी थी किताबुल हिंद। उसके बाद ये बेसिकली अटैक करते थे टेम्पल्स के ऊपर। और जो चौहान थे दिल्ली के, इसमें जो
पृथ्वीराज चौहान तृतीय था या फिर थर्ड, जो 1168 टू 1192 के बीच में रहा था, और सबसे बेस्ट रूलर कंसिडर किया जाता है। ये दिल्ली और अजमेर का एरिया था इनके पास, और ओपोज किए गए थे, चालुक्य ने इनको ओपोज कर दिया था। गुजरात और गढ़वाल ऑफ यूके, इन दोनों ने इनको डिफीट करने की ट्राई की थी। फिर आता है मुत्रेयूर, ये बेसिकली एक वर्ड है माइनर चीफ फैमिली। पावर हेल्ड इन कावेरी डेल्टा, तो अगर आपसे पूछे कौन सी डेल्टा कंटेक्स्ट में था मुत्रेयूर, ये आपके कावेरी डेल्टा। सबॉर्डिनेट टू पलवा ऑफ कांचीपुरम, विजयालय ऑफ चोल, तो चोल का जो फाउंडर था वो भी आपका विजयालय था, और ये इनके कंटेक्स्ट में सबॉर्डिनेट थी इनके। और जो विजयालय था इसने एक टेम्पल बनवाया था तंजावर ऑफ नरसिंह। फिर कैप्चर्ड मुत्रेर इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। और जो पलवाज और पांड्याज थे और इनके बीच में चोल, इनका जो किंगडम था इसके बीच में इनका स्ट्रगल था। तो ये जो बीच वाला हिस्सा था इसको विजयालय ने बनाया था। चोल मोस्ट पावरफुल अगर आपसे पूछे तो राजा राजा फर्स्ट 1985, किसका बेटा था ये? राजेंद्र फर्स्ट का। सॉरी, इसका जो सन था वो राजेंद्र फर्स्ट था, और राजा राजा फर्स्ट 1985 के कंटेक्स्ट में। इसने गंगा वैली, साउथ ईस्ट एशिया और नेवी का जो एक्सपीडिशन था वो राजेंद्र फर्स्ट का था। फिर बिग जो टेम्पल है तंजावर में, तो राजा फर्स्ट ने इसको बनवाया था, और गंगई कोंडा चोलापुरम ये राजेंद्र के कंटेक्स्ट में है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इनको एक साथ मैंने लिखा था कि राजा फर्स्ट जो था वो तंजावर के जो मंदिर के कंटेक्स्ट में था, और गंगई कोंडा चोलापुरम ये राजेंद्र फर्स्ट। इसमें मार्बल स्कल्पचर यूज हुआ था। फिर जो चोला टेम्पल्स थे ये बिकम द न्यूक्लियर ऑफ द सेटलमेंट, सेंटर फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन, एजुकेशनल पर्पज के साथ साथ ये आपकी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल आपकी पर्पज के लिए भी यूज किया जाता था। ब्रॉन्ज इमेज थी वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव थी यहाँ की। इमेजेस ऑफ चोला इज फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, ये बात कही थी कि यहाँ की सबसे अच्छी इमेजेस थी। फिर जो चोला एम्पायर था उसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन की इंपॉर्टेंस थी, राइस कल्टीवेशन भी था, और एग्रीकल्चर हो गई थी तमिलनाडु में 5th to 6th सेंचुरी। आर्टिफिशियल इरिगेशन के एविडेंस यहाँ पे मिले थे। सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट, इसको क्या बोलते थे? उर। हमने पहले भी देखा था सेटलमेंट, उर एक विलेज सेटलमेंट के कंटेक्स्ट में आता था। नाडु मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ विलेजेस, या फिर एक लार्जर अगर हम बात करें विलेज तो उसको नाडु कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन था कलेक्टिंग द टैक्स एंड जस्टिस। और जो वेल्लाल थे, कल भी हमने देखा रिच पीजेंट और कंट्रोल ओवर नाडु, तो नाडु किसके कंट्रोल में थे? वेल्लाल। देन नेक्स्ट पेज दैट इज जो रिच लैंड ओनर थे इनको क्या बोलते थे? मूवेंडा वेलन। ये सर्विंग द 3 किंग्स, 3 किंग को ये सर्व करते थे। उसके बाद अरियर, इसका मतलब है चीफ और रेस्पेक्टेड पीपल। फिर कुछ वर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा चांसेस है की बार आने के, पांचों के पांचों वर्ड। वेलन वेगाई, ये क्या था? जो लैंड डोनेट करते थे नॉन ब्राह्मण पीजेंट, या फिर नॉन ब्राह्मण को जो लैंड गिफ्ट की जाती थी उसको वेलन वेगाई बोलते थे। ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया है ब्राह्मण को कंटेक्स्ट में, तो ब्रह्म बी और बी, ब्राह्मण को गिफ्ट की ब्राह्मण, ये आपका ब्रह्मदेया। शालाबोगा, ये आपकी थी लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, तो एस फॉर शालाबोगा और एस फॉर स्कूल मेंटेनेंस। फिर आता है देवानदा त्रिचन्ना मतुकामी, ये लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स। और फिर आता है पली चंडलम, ये सब थे जो जैन टेम्पल थे या फिर जैन इंस्टीट्यूशन थे उनके कंटेक्स्ट में थे। ये सब हमें किससे पता चले? जो चोला का इंस्क्रिप्शन था उसी से पता चला था। फिर नगरम, एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स को क्या बोलते थे? नगरम। एंड ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी ये लोग परफॉर्म करते थे। तो नगरम आपका सिटी के कंटेक्स्ट में नहीं है, ये एक एसोसिएशन है ट्रेडर्स की। उसके बाद सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी, ये किससे पता चली? उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ द तमिलनाडु में मिला था हमें। सेपरेट कमेटीज थी जो देखती थी इरिगेशन, गार्डन्स और टेम्पल्स। फिर मेंबर्स अगर बनते थे सभा में तो उसके लिए एलिजिबिलिटी बताई गई थी कि जो विश करेगा, हु विश्ड एंड ओनर ऑफ द लैंड, तो ये मैंडेटरी था कि ओनर ऑफ द लैंड आपके पास होनी चाहिए जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जा सके, खुद का हाउस होना चाहिए, 35 से 70 की एज होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ द वेदाज।
और एडमिनिस्ट्रेशन में आपका अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद 3 इयर्स अगर आपने किसी और सभा को ज्वाइन किया तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, और जो आपका सबमिट नहीं करेगा ये सब अकाउंट तो आपको इसका मेंबर बनने के लिए एलिजिबल आप नहीं हो। फिर था पेरिया पर्वन इंस्क्रिप्शन, तमिलनाडु में मिला था। अडानूर वाज ए स्मॉल हैमलेट ऑफ द मुलवाज, ये स्मॉल विलेज के कंटेक्स्ट में था। फिर आता है मरनाडू ट्री या फिर मरनडू ट्री, इस टाइप से आपसे एक अर्जुन के कंटेक्स्ट में था। और लिटिल बेबी हैंगिंग कोकोनट ट्री, ये इसी के कंटेक्स्ट में था। और पुल्लायर किसको बोलते थे? आउटकास्ट, इसका प्लूरल भी है ये। और इस टाइम में चाइना में जो तुंग डायनेस्टी थी 3000 ईयर अगो 7 to 10th सेंचुरी, कैपिटल क्या थी इसकी? जिनिंग। लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर की जाती थी। यहाँ पे एग्जाम होता था आपकी, ब्यूरोक्रेसी आ चुकी थी 1911 तक आई थिंक। द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3। अब यहाँ से आपका जो कोर मेडिवल इंडिया है वो शुरू होगा थोड़ा थोड़ा। दिल्ली की जो फर्स्ट कैपिटल किसने बनाई थी? तोमर राजपूत ने। उसके बाद तोमर को डिफीट किया था चौहान्स ने, डिफीटेड बाय द चौहान्स। जस्ट अ मिनट। कॉइन मिंटेड जो करते थे दिल्ली वाल, तो ये दिल्ली के कंटेक्स्ट में भी था और यहाँ पे कॉइन मिंटिंग की जाती थी। सल्तनत जो थी वो 13th सेंचुरी से शुरू हो गई थी। फिर राजपूत में अगर हम बात करें तो तोमर डायनेस्टी 1165, अनंगपाल 1113 to 1145 के कंटेक्स्ट में। चौहान जो था पृथ्वीराज चौहान की जो डायनेस्टी थी 1165 to 1192। और पृथ्वीराज चौहान सेकंड जो था 1175, आई थिंक थर्ड है ये, 1192। फिर जो अर्ली टर्किश था जिसको हम दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के बीच में था। और इल्तुतमिश 1210 से 1236, इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया 1236 से 1240, बलबन 1266 से 1287। खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो 1290 से 1320 की इसका टाइटल था। जलाउद्दीन खिलजी, इसने इसको फाउंड किया था, तो इसका टाइम पीरियड 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो 1296 से लेके 1316 तक इसका टाइम पीरियड था। तुगलक आए थे उसके बाद में 1320 से लेके 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने इसको फाउंड किया था। 1320 से लेके 1324 तक इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद इसकी बेटी ने इसको मार दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 तक। फिर इसका जो कजन था वो आया था 1351 से 1388, फिरोज शाह तुगलक। इसने बहुत सारी नहरें भी बनवाई थी, वो हम आगे देख लेंगे। उसके बाद तुगलक के बाद थी सैयद डायनेस्टी, तो 1451 से 1414 से लेके 51 तक खिजर खान ने इसको फाउंड किया था। इसका टाइम पीरियड 1421 तक था। तो फिर लास्ट में बेहलोल लोधी जो था वो 1451 से 89 तक। फिर आता है बर्थ राइट, ये प्रिविलेज द क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ द बर्थ। फिर तारीख जो था वो एक सिंगुलर वर्ड था, तवारीख प्लूरल वर्ड। फिर मैन, secretarial administration and the poet countries were who both recounted events and advised ruler on the governance। तो ये तवारीख के कंटेक्स्ट में था और ऑथर को एडवाइज किया गया था कि आइडिया टू प्रिजर्व द आइडियल सोशल ऑर्डर ऑन द बर्थ राइट एंड जेंडर डिसकंटिन्यूएशन यहाँ पे होना चाहिए। और आइडिया नॉट, ये पता नहीं क्या है। देन फिर आया था किंग विदाउट सोल्जर, तो ऐसा अलाउ नहीं था कि किंग आपका सोल्जर के बिना हो। सोल्जर को रेगुलर सैलरी भी देनी पड़ती थी, और पीजेंट्स जो कि प्रोस्पेरिटी उनकी थोड़ी मेंटेन करनी पड़ती थी। फकरी, ये आपका मुदब्बिर ने लिखी थी। फिर रजिया सुल्तान के बारे में बताया गया था कि फर्स्ट लेडी सुल्तान थी इंडिया की। मिनाज सिराज ने बताया था कि उसके भाई वगैरह इतने लाइबल नहीं थे, नहीं सॉरी, उसके भाई में इतना वो नहीं था कि कैपेबल नहीं थे। इंस्क्रिप्शन इसका मिला था, उसे मिला था कि डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। और 1262 में भी जो आपकी रमा देवी ऑफ द काकतीय डायनेस्टी, तो ये भी एक रूलर रही थी वुमेन की कंटेक्स्ट में। फिर आता है दीदा देवी, ये कश्मीर में थी 980 से
130 के बीच में। इसको दिद्दी वर्ड जो था वो एल्डर्स के लिए भी यूज होता था। हिंटरलैंड, ये बेसिकली लैंड एडजेसेंट टू द सिटी, तो हिंटरलैंड उसको बोलते थे। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इजीली थी। गैरिसन टाउन किसे बोलते थे, जिसमें फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी विद द सोल्जर, तो गैरिसन वर्ड आ सकता है। दिल्ली, सिंध, बंगाल, यहाँ पे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैप्चर आई थिंक। दिल्ली सल्तनत जो थी कंसोलिडेशन शुरू हो गई थी ड्यूरिंग बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट कैंपेन था वो इनिशियल जो इंटरनल फ्रंटियर था उसमें फॉरेस्ट वगैरह को काटना था, बलबन की जो पॉलिसी थी उसमें, और एक्सटर्नल फ्रंटियर में मिलिट्री एक्सपीडिशन करना था, लाइक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि यहाँ तक जो एक्सपीडिशन था साउथ तक, तो आपका खिलजी के टाइम में था। किसने किया था, मलिक काफूर ने। चित्तौड़ को इसने कैप्चर किया 1303 में, वारंगल को 1311 में, और यहाँ पे तंजार को भी कैप्चर किया था। फिर लास्ट में आया था कुवैत उल इस्लाम, ये लास्ट डिकेड जो थी 12th सेंचुरी उसके टाइम में बना था। इसको क्या बोलते थे यहाँ पे, दिल्ली ए कुन्हा, ओल्ड सिटी के कंटेक्स्ट में, एनलार्ज्ड बाय द इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। मीनार जो थी कुतुब मीनार, इसको इल्तुतमिश और ऐबक के कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। बाकी फिरोज शाह तुगलक और आई थिंक एक लीडर और था जिसने इसको कंट्रीब्यूशन था। फिर था बेगमपुरी मॉस्क, कहाँ पे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के आसपास बनवाई थी। और मेन मॉस्क ऑफ जाफना, ये आपकी सोल्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाता था। फिर मस्जिद जो है वो एक अरेबिक टर्म है। फिर आता है कांग्रेशनल मॉस्क, ये बेसिकली मस्जिद जामिया और जामा मस्जिद के कंटेक्स्ट में थी, यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी जाती थी। जो मेंबर थे इसके लीडर वो इमाम रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे। डिलीवर द सरमन, जिसको क्या बोलते थे, खुतबा, तो खुतबा क्या है, सरमन्स। फेसिंग द मक्का, मक्का की साइड वेस्ट में ये फेस करते थे और इसको क्या बोलते थे, किबला। खुतबा सरबन के लिए और किबला मक्का के कंटेक्स्ट में। तो आपको याद रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता मोट की मस्जिद है, ये सिकंदर लोदी ने बनाई थी, और मॉस्क ऑफ जमली कामली, ये लेट 1520 में बनी थी। फिर आता बंदागन, ये किसने अपॉइंट किया था, ये आई थिंक इल्तुतमिश ने। रेदर देन अपॉइंटिंग चीफ्टन एंड गवर्नर, इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था। ये बेसिकली मिलिट्री सर्विस के लिए थी, पर्शियन इन्फ्लुएंस इस पे देखा गया था। सुल्तान ट्रस्ट देम, उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। टोटली डिपेंड ऑन द मास्टर, और ट्रेनिंग इनको दी जाती थी। आफ्टर दे बेसिकली क्लाइंट पे जो डिपेंडेंट थे, अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल, एन एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बाद में इनकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। क्लाइंट और स्लेव जो थे वो लॉयल थे मास्टर के, एंड पैट्रोन, बट उनके हेयर्स के लिए वो नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया था, इसने अपॉइंट किया था अजीम खुमार, ये वाइन के कंटेक्स्ट में था, तो ट्रिक इसकी वाइन से खुमार। फिर फिरोज हजम, ये बेसिकली बार्बर के कंटेक्स्ट में। फिर मन का तबक, कुक के कंटेक्स्ट में था, मन का कुक पर आज, इस टाइप से हमने ट्रिक बनाई थी। ये सब जियाउद्दीन बर्नी के जो इंस्क्रिप्शन उसी से पता चली थी। फिर आता है लोदा एंड पीरा, ये बेसिकली हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट थी। बर्नी ने क्या कहा था, अपॉइंट एज द साइन ऑफ द सुल्तान, लॉस द कैपिटल एंड जजमेंट एंड इनकैपेसिटी टू रूल। बहुत सारी इसकी पॉलिसी थी वो फेल हो गई थी। इकता जो थी वो बेसिकली एक लैंड एंड टेरिटरी के कंटेक्स्ट में थी। मिलिट्री जो कमांड थी इक्तेदार और मुक्ति, तो ये सब मिलिट्री पोस्ट थी। मुक्ति जो थे वो लीड करते थे मिलिट्री कैंपियन को, एंड मेंटेन लॉ इन द इक्ताज, कलेक्टेड रिवेन्यू फॉर द मिलिट्री सर्विसेज एंड सैलरी, एंड ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स। कंट्रोल ओवर मुक्ति इज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट हेरिटेबल और शॉर्ट पीरियड, तो मुक्ति का कंट्रोल यहाँ पे आ जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में राइट टू लोकल चिफ्टन एंड टू लिवाई टैक्स करना, जो लोकल चिफ्टन थे उनको टैक्स कलेक्शन बंद कर दिया गया था। दे ऑल्सो हैव टू पे टैक्स, उनको खुद को भी टैक्स पे करना था। खराज अगर इसने बनाया था ऑन कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, बेसिकली एक टैक्स था दीवान मुस्त खराज के नाम से था 50%, और कैटल और हाउस के ऊपर भी इसने टैक्स लगाया था। फिर आता इब्न बतूता, ये मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, इसने फॉरेस्ट वगैरह पे बारे में इसने बताया है।
और कैटल वगैरह वहाँ पे थे। इस टाइप से इसने अपने इंस्क्रिप्शन मेंशन किया है। जो जेनिस खान थे ये टर्नोजिन इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान से आए थे। अटैक ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की। और वाइजेस्ट फुल भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोला जाता था। इनका कंपैरिजन अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 से 1300 और 1302-3 इंच टाइम में इनके टाइम में अटैक हुए थे मंगोल्स के। डिफेंसिव मेजर थी इसकी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। इसने न्यू गैरिसन टाउन बनाया था कि 45 टाउन सीरी, 50% फिक्स्ड ऑन द पीजेंट यील्ड। और सोल्जर जो थे इसके पेड होते थे कैश में रेदर देन द इकताज। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर आज चीप प्राइस बहुत कम कर दी थी इसने। एंड इफेक्टिव सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड मार्केट। सक्सेसफुली विदस्टोन टू थ्रेट मंगोल इन्वेजन। आराम से इसने हैंडल कर लिया था। यहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक की देखें तो मंगोल वाज डिफीटेड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसने हरा दिया था, ये बताया जाता है। ये वाइजेस्ट फुल था लेकिन मंगोल को इसने हराया था। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग शिफ्टेड द कैपिटल टू दौलताबाद। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका एक्सपेंडिचर हुआ था। दिल्ली एक उन्हा, इसको इसने खाली कर दिया था। इसके टाइम में फेमाइन आया था और सैलरी देता था सोल्जर्स को कैश में। टोकन करेंसी इसने शुरू की थी आज के प्रेजेंट डे पेपर की तरह। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो थी इसके फेलियर हो गए थे। कश्मीर कैंपेन भी इसका फेल हुआ था। फिर टर्नोजिन एंड इन्वेड इसकी आर्मी थी वो डिसबैंड हो गई थी। और ये फर्स्ट टू कैप्चर द मंगोल टेरिटरी, छोटी टेरिटरी को इसने कैप्चर किया था। और टोकन करेंसी को इसने रिकॉल कर लिया था बाद में। उसके बाद 3 ऑर्डर्स बेसिकली फ्रांस के कंटेक्स्ट में थे। डिवाइड द सोसाइटी इनटू प्रेड, फोर्ट एंड टिल्ड लैंड। बेसिकली सपोर्टिंग द चर्च को सपोर्ट करते थे। और नाइट वगैरह ये न्यू वॉरियर थे। क्रूसेड ये बेसिकली सर्विस टू गॉड कैंपेन, इनको क्या बोलते थे, क्रूसेड्स। देन 4th चैप्टर अबाउट मुगल्स। ये बेसिकली मुगल जो थे इनके जो मदर थी वो जेनिस खां की साइड से थी और उनके फादर जो थे वो तैमूर की साइड से बोले जाते हैं। मदर जो थी वो जेनिस खान साइड चाइना और सेंट्रल एशिया कंटेक्स्ट में। फादर जो थे वो तैमूर जो डाइड हो गए थे 1404। तैमूर का जो अटैक था वो 1398। ईरान, इराक और टर्की में इनका एरिया था। डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड एज मुगल और मंगोल। तो मुगल्स को मुगल और मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। जो उज्बेक्स था मंगोल का जो कंपिटिटर था। प्राउड जो ये लोग करते थे कि हम तैमूर के एंसेस्टर हैं। उसके बाद दिल्ली को इन्होंने कैप्चर किया था। जो तैमूर था 1398 में। तैमूर का जो सन था मिरान शाह, ये बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर था। और अब अबूद सैद ये उसका ग्रैंडफादर था। फिर आता है मोहम्मद मिर्जा, ये भी बाबर का ग्रैंडफादर था। उमर शेख ये बाबर का फादर था। कैनून इसने यूज की थी पानीपत में बाबर ने। 1526 से 1530 तक इसका टाइम पीरियड था इंडिया में। सक्सेसेड द थ्रोन फरगना 1494। 12 ईयर की एज में इस सुल्तान या फिर लीडर बन चुका था। ड्यू टू मंगोल इन्वेजन इसने छोड़ दी थी अपनी जो फरगना थी वहाँ पे। उज्बेक्स ने सीज किया था काबुल को इन 1504। इसका जो फादर था उसने कब सीज किया था काबुल को 1504। गन पाउडर इसने यूज़ किया था 14th सेंचुरी में। फर्स्ट टाइम गुजरात, मालवा, डेक्कन में इसने यूज़ किया। बाई बाबर 16th सेंचुरी। बाबर का अगर टाइम पीरियड देखें तो 1226 से 30 और 1526 में डिफीट इब्राहिम लोदी। 1527 में राणा सांगा और जो एक राजा था खानवा में। 1526 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी और कंट्रोल द आगरा एंड दिल्ली। इसकी जो बैटल है बैटल ऑफ पानीपत, चंदेरी, खानवा और घाघरा, ये 4 बैटल इसकी बहुत फेमस है। फिर आता था हुमायूं बाबर का बेटा था। 1530 से 1540 और 1555 से 56 2 टाइम पीरियड इसके थे। डिवाइड इनटू इनहेरिटेंस, इसने अपनी जो ऑलमोस्ट चीज़ें थी वो बांट के ही खाई थी। टेरिटरी कंटेस्ट में थी। ड्यू टू मिर्जा कामरान कोज अगेंस्ट अफगानिस्तान, आई थिंक अफगान, इसके अगेंस्ट इसने रिबेल कर दिया था। 1539 में चौसा का जो बैटल हुआ था शेरशाह सूरी के साथ। और 1540 में कन्नौज ईरान में जो था वो सफविद खान की हेल्प से इसने वापस से 1555 में अपना एरिया ऑक्यूपाई किया था। फिर अकबर के कंटेक्स्ट में 13 ईयर की एज में एम्परर बन गया था। 3 पीरियड्स में इसका जो टाइम पीरियड था वो डिवाइड था। फर्स्ट फेज दैट इज 1556 टू 70 इंडिपेंडेंट और बैरम खां के साथ इसने बहुत सारे बैटल लड़े थे।
बैरम शाह, इस जो बैरम खां था वो इसका सपोर्टर, मतलब वो ही ज़्यादातर मिलिट्री कैंपेन करता था। कैंपेन अगेंस्ट अफगान और सूरी, मालवा और गोंडवाना, इन सबको इसने कैप्चर किया था। रिवोल्ट ऑफ हाफ ब्रदर, मिर्जा हकीम और उज्बेक सप्रेस। 1568 सिसोदिया जो चित्तौड़ था उसको इसने सीज किया था, तो चित्तौड़ को सीज किया 1568 और रणथंभौर को 1569 में। देन 1570 जो सेकंड फेज थी इसकी 1570 टू 85, गुजरात, ईस्ट बिहार और यहाँ पे ओडिशा में इसने एक्सपीडिशन शुरू किया था। और कॉम्प्लिकेटेड बाई 1579 टू 80, सपोर्ट ऑफ द मिर्जा हकीम, कंसोलिडेट कर लिया था आई थिंक, और रिवोल्ट वगैरह हुए थे 1579 और 80 में। फिर थर्ड जो फेज थी 1580 टू 1605, इसमें नए कैंपेन इसके शुरू हुए थे, लाइक कांधार को इसने सीज किया था सफविद खान से। एनेक्स किया था कश्मीर को, काबुल को आफ्टर द डेथ ऑफ हाकिम, मिर्जा हाकिम के डेथ के बाद, जिसने यहाँ पे रिवोल्ट किया था। देन डेक्कन में इसने कैंपेन शुरू किया था, लाइक बेराड़, खानदेश, अहमदनगर। आफ्टर द लास्ट 7 ईयर जो थे इसने डिस्ट्रैक्ट हो गया था रिबेलियन के कंटेक्स्ट में, रिबेलियन ने इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया था। और इसका जो बेटा था प्रिंस सलीम जहांगीर, इसने भी रिबेलियन शुरू किया था। फिर आता जहांगीर 1605 से लेके 27, मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय द अकबर, इसने कंटिन्यू किया। सिसोदिया जो मेवाड़ थे उसको इसने कैप्चर किया, और अमर सिंह जो थे इन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेस सक्सेसफुल था अगेंस्ट सिख, अहोम एंड अहमदनगर। शाहजहाँ जो था खुरम जिसको बोलते थे, रिबेल इन लास्ट ईयर। एफर्ट ऑफ नूर जहां जो जहांगीर की वाइफ थी टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था उसमें 1657 टू 58, इसका जो बेटे के साथ कन्फ्लिक्ट था इसको इम्प्रिजन कर दिया गया था, और दारा सिकों को भी किल किया था औरंगजेब ने। तो इसने कंटिन्यू तो किया था डेक्कन को अंडर द शाहजहाँ। अफगान जो खान थे खान जहां लोदी रिबेल्ड एंड डिफीटेड, इसने डिफीट कर दिया था। कैंपेन अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेलखंड एंड ओरछा, इसने सीज कर लिया था इन सबको। नॉर्थ वेस्ट में क्या था, कैंपेन टू सीज बलक फ्रॉम उज्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल एंड कंधार लॉस्ट फ्रॉम सफविद खान। और 1632 में अहमदनगर एनेक्स कर लिया था इसने बीजापुर फोर्सेज के साथ, और सीज फॉर द पीस। औरंगजेब का अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में इसका अहोम्स के साथ डिफीट हुआ था। ये रिबेल अगेन 1680 में रिबेल भी किया था इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ शाही और सिख्स जो टेम्पोरेरी सक्सेसफुल हो गए थे। मुगल इंटरवेंशन इन सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स इसके टाइम में शुरू हो गई थी ऑफ राजपूत एंड मेवाड़, इन्होंने रिबेलिंग यहाँ पे शुरू किया था अगेंस्ट शिवाजी। ये इनिशियली में सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को यहाँ से भाग के जो आगरा फोर्ट था अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। जो प्रिंस अकबर थे रिबेल शुरू किया था जो इनके बेटे थे, एंड रिसीव्ड डेक्कन सल्तनत, फाइनली फ्लेड टू सफविद खान। मराठा का सपोर्ट इनको मिला था, लेकिन जो डेक्कन सल्तनत जो थी उसमें फाइनली सफविद खान आफ्टर द औरंगजेब सेंट आर्मी टू डेक्कन। नॉर्थ सिख जाट सतनामी रिबेल हुए थे, और नॉर्थ ईस्ट में अहोम, ये सब नॉर्थ में हुए थे, जाट सिख और सतनामी हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी है। डेक्कन में मराठा जो थी कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था इसके बेटे के साथ। इसने नेक्स्ट किया था बीजापुर को 1685 में, गोलकुंडा को 1687, और पर्सनली मैनेज किया था 1698 जो कैंपेन था अगेंस्ट द मराठा हु स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर। फिर जो जहांगीर की मदर थी, जो कछवा डायनेस्टी राजपूत थी अंबर की, जो अकबर की वाइफ थी जो दबाई, और शाहजहाँ की मदर जो कि हम जहांगीर की वाइफ कहें तो डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाल। मुगल जो थे नॉट बिलीव इन रूल ऑफ प्रीमियो जेंटा, ये वंश के रूप में राज नहीं करते थे, और जो तैमुरिड कस्टम थी ऑल सन्स इक्वल ये लोग फॉलो करते थे। सिसोदिया जो थे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, वतन लैंड को बोलते थे, और वतन जागीर इसके असाइनमेंट को बोलते थे। फिर आता था कि मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे, तो मनसबदार बेसिकली इंडिविजुअल्स होते थे हु होल्ड मनसब या फिर रैंक वगैरह, रैंक सैलरी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिलती थी। मनसबदार मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार
जो कैवलरी होती थी उसको मेंटेन करनी थी। रैंक एंड सैलरी डिटरमाइन बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जत। जट एंड सवार आपके किसके कंटेक्स्ट में है, मनसबदारी या फिर मिलिट्री कंटेक्स्ट में। हायर द जत हायर द नोबल और प्रोस्पेरिटी हायर द सैलरी। ब्रिंग कैवलरी फॉर द रिव्यू गोट देम रजिस्टर्ड हॉर्सेज। ब्रांड करवाने पड़ते थे, पे देम एज द सैलरी, तो ब्रांडिंग भी इनको जरूरी थी। फिर मनसबदार के कंटेक्स्ट में कुछ और बताया गया है कि सैलरी एज रिवेन्यू असाइनमेंट, उसको क्या बोलते थे, जागीर। तो जागीर क्या है, एक टाइप की सैलरी। लाइक इक्ता जो हमें दिल्ली सल्तनत के टाइम में हमने देखी थी, बट अनलाइक मुक्ति, जो मुक्ति हमने पढ़ी, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड और इन एडमिनिस्ट्रेटिव देयर जागीर, ओनली राइट टू रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच इज कलेक्टेड बाय देम और देयर सर्वेंट, वाइल मनसबदार देमसेल्व्स सर्वड इन सम ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो जागीरदार थे उनके इस पास इतनी पावर नहीं थी जितनी मनसबदार के पास थी। नोबल्स विद 5,000 जत हायर देन 1,000। अकबर के टाइम में ये कितने थे, 29, और औरंगजेब में 79। और जत जो पार्क आपके 500 जत। अकबर का जो टाइम पीरियड था, दी जागीर केयरफुली असाइंड एंड देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वली टू सैलरी। औरंगजेब के टाइम में लेस कलेक्टेड हुआ था क्योंकि कैंट प्रॉपरली मैनेज। जत और जमींदार, इसमें क्या फर्क था, जबत और जमींदार ये हेडमैन्स होते थे और लोकल चिफ्टेंस इनको बोलते थे। दिस रेवेन्यू सिस्टम जो आपकी मेंटेनेंस ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, टॉडरमिल ने इसको शुरू किया था 10 ईयर्स ऑफ द सर्वे 1570 और 80 के बीच में। ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा फिक्स्ड ईच क्रॉप के लिए इसको रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था और रेवेन्यू सर्किल से इनको बना दिए जाते थे। तो ये सारा सिस्टम जब्त प्रणाली या फिर जब्ती सिस्टम या जमींदारी सिस्टम इसको बोलते थे। देन जो जब्त प्रणाली थी आपकी, वो नॉट पॉसिबल इन द गुजरात एंड बंगाल। और अकबर ने जो अकबरनामा हैबू फजल ने जो लिखी थी उसमें आईने अकबरी को 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के पूर्वज के बारे में बताया है, सेकंड में अकबर का जो शासन जो था उसके बारे में, और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो थर्ड वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर की जो पॉलिसी थी इन लास्ट वॉल्यूम ऑफ द आईने अकबरी ऑफ अकबरनामा, एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेज। तो सूबाज में इसको डिवाइड किया था प्रोविंस को, गवर्न बाय द सूबेदार जो पॉलिटिकल और मिलिट्री कैंपेन को देखते थे। ईच प्रोविंस हैज ए फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको क्या बोलते थे, दीवान। फॉर पीस सूबेदार सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री प्ले मास्टर जो था उसको क्या बोलते थे, बक्सी। द मिनिस्ट्री इन द चार्ज ऑफ द रीजन एंड चैरिटेबल पैट्रोनोज जिसको क्या बोलते थे, सदर। फौजदार जो थे मिलिट्री कमांडर थे, कोतवाल टाउन पुलिस। मेहरुनिसा ये मैरिड हुई थी जहांगीर के साथ 1611 में। डोगमा किसको बोलते हैं, स्टेटेड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोड विदाउट क्वेश्चन बाय गॉट इंडिविजुअल इनटॉलरेंट टू अनदर पर्सन बिलीव फॉर द कल्चर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कब शुरू किया था, 1570 में। स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द रिलीजन विद द उलमा। बेसिकली ब्राह्मण थे, जीसस प्राइस रोमन कैथोलिक चर्च से थे और जुरास्ट्रियन के साथ इसने डिस्कशन शुरू किया था। ये सब कहाँ पे होते थे डिस्कशन, इबादत खाना में। और इसमें क्या होता था कि हमें क्या बनाना है, सुलह कुल यूनिवर्सल पीस यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है। अबू फजल हेल्प इन फ्रेमिंग द अकबर पॉलिसीज। ऑल्सो डिस्कस फादर सुलह कुल पॉलिसी, अपने पिता की भी जो सुलह कुल पॉलिसी थी इसने डिस्कस की थी। फिर आता था मकतब खाना। मकतब खाना ये था ट्रांसलेशन ब्यूरो। कहाँ पे था ये, फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पे महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ। तो रमजान में पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करवाया था। देन मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी। शाहजहाँ रीजन जो था वो मनसबदार जो थे सिर्फ 444 टोटल जो थे वो 8,000 थे। हैदराबाद और अवध को इसने आई थिंक ये बाद में देखते हैं हम। फिर आता था ओटोमन जो एम्पायर था टर्की का, ये सुल्तान जो था 1520 और 1666 एक्सपेंड इनटू यूरोप, हंगरी,
बगदाद, इराक और यहाँ पे इसने फैलाया था। सुलेमान और जो रिकंस्ट्रक्शन ओटोमन नेवी, और क्वीन, ये फिर मोनार्क के कंटेक्स्ट में था।